Welcome all the viewers. Awareness of Legal Fraternity चैनल को जो बार बार देख रहे हैं वो सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं। विशेषकर विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को जिनके लिए ये चैनल प्रारंभ किया गया था, यानी कि न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्तागण तथा विधि व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यक्ति। लेकिन आज के तारीख में इसका विस्तार जन जन तक हो रहा है और खास करके भूमि विवाद के ऊपर और भूमि विधान के ऊपर जो व्याख्यान चल रहा है उसके संदर्भ में ये काफ़ी प्रशंसनीय लग रहा है। जैसा कि हमको फीडबैक मिल रहा है, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चल रहा है, बराबर प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट्सएप से भी पूछा जा रहा है, यूट्यूब पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए मैं भी इसका कुछ और विस्तार करना चाहता हूं ताकि इसका फायदा प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे, जिनके पास भूमि है और उनको भूमि से संबंधित कोई कागजात समझ में नहीं आता है या कोई विवाद चल रहा है उसमें उनको सही सफलता नहीं मिल रही है या उनको ये पता नहीं कि किस तरह का विवाद होगा या किस तरह का विवाद है या हमको किस तरह का विवाद न्यायालय में लाना है। क्योंकि जितना प्रकार के प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है उससे धीरे धीरे हमको इस बात का आभास हो रहा है कि इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है और भूमि से संबंधित जितने दस्तावेज हैं और जितने कानून हैं उस सब के बारे में विधि व्यवसायी लोग को ही संपूर्ण जानकारी नहीं है। जो नए अधिवक्तागण हैं उनको भी जानकारी नहीं है और कुछ अधिवक्ता लोग का भी प्रश्न आया है। इसलिए जितने भी प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को समाहित करते हुए हम धीरे धीरे उसमें विस्तार करते जा रहे हैं। इसलिए आज इस कड़ी में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि सर्वे के समय सर्वे के पदाधिकारियों ने जिन जिन शब्दों का उपयोग किया था उसका सही सही माने क्या है। अगर वो कुछ मुख्य शब्द हैं जिसका कि ज़्यादातर उपयोग किया गया और जो आज सर्वे से संबंधित कागजातों में उपलब्ध हैं या भूमि से संबंधित जितने भी विलेख होते हैं, डीड होते हैं, जिसको वसीका भी कहते हैं या विलेख कहते हैं हिंदी में, या दस्तावेज कहते हैं, वो सब में उस शब्दों का जो प्रयोग हुआ है जो सर्वे के समय हुआ उसी संदर्भ में। ऐसे इसकी तो श्रृंखला बहुत है और बहुत ज़्यादा है, अगर संभव हुआ तो फिर आगे भी इस पर बात करेंगे। लेकिन आज 2023 वर्ष का प्रथम दिन है तो सबको तो शुभकामना दे रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से और हम लोग का जो कैलेंडर है वो सनातन धर्म के हिसाब से विक्रम संवत से शुरू होता है, जो हम लोग का अभी नया साल नहीं है। लेकिन ये परिपाटी चली आ रही है और इसको कस्टमरी बना दिया गया, ये सोशल कस्टम बन गया है, या कहिए कि ये सब जनमानस में ये आ गया है कि नया साल है और नया साल हम लोग को मनाना है तो सब लोग जश्न मना रहे हैं। तो उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं कल शाम से लेके आज तक लगभग 24 घंटों में सैकड़ों संदेश नववर्ष के शुभकामनाओं का मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे भी उन सभी व्यक्तियों को उसी प्रकार से शुभकामनाओं का आदान प्रदान करने का मौका मिला है। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि इस चैनल के माध्यम से जिन श्रोताओं तक हम पहुंच रहे हैं या और आगे पहुंच सकते हैं उन सबको पुनः अपने चैनल के माध्यम से सबको नव वर्ष की शुभकामना दें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो सनातन हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए ये जब अंग्रेजों ने शासन किया तो
वो सारी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई। उसमें पढ़ाई लिखाई, शिक्षा पद्धति इसको कहते हैं, उसके बारे में और कानून बनाने के संबंध में और प्रशासनिक व्यवस्था, तो कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, सब जो हमारा पुराना सिस्टम था उसको सबको बदल दिया, समाप्त कर दिया या बर्बाद कर दिया। और जनमानस में ये प्रयास किया गया जो विगत 400 वर्षों में, और आज़ादी के बाद भी 70 वर्ष हो गया, तो सब मिला के 470 वर्ष कह सकते हैं, वो पूरी तरह से जो आज का जनरेशन है, जो आज़ादी के बाद जिसका जन्म हुआ और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत सजग नहीं है, बहुत खोजी नहीं है, उन लोगों को लगता है कि यही सही है और यही होते आ रहा है और कभी प्रश्न मन में नहीं आया। लेकिन मुझे जिज्ञासा शुरू से है और इस पर अध्ययन भी करते रहा हूँ, विधि व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य विषयों का भी अध्ययन करते रहा हूँ, तो ये बराबर मेरी चेतना में रहती है कि इसके बारे में भी कुछ लोगों को, जनमानस को प्रेरित किया जाए, जानकारी दिया जाए और जगाया जाए। जैसे विगत वर्षों में मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक व्याख्यान दिया था, वो व्याख्यान भी इसी चैनल पर उपलब्ध है। और चूंकि 26 जनवरी फिर आने वाला है, उस समय भी कोशिश करूंगा कि उस पर एक व्याख्यान और दूँ, जो बातें पिछले व्याख्यान में नहीं हो सकी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे जो पुराना लेक्चर है उसको सभी लोगों को सुनना चाहिए, और खास करके जो विधि व्यवसाय से संबंधित लोग हैं उनको संवैधानिक जानकारी होगी। और मैंने उस व्याख्यान में ये प्रमाणित किया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को वस्तुतः आज़ादी नहीं मिली थी, फिर भी हम लोग उसी दिन आज़ादी का महोत्सव मनाते आ रहे हैं। तो सभी पक्षों के बारे में उसमें कहा था। उसी प्रकार से आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, श्रोता हैं, बहुत से अधिवक्तागण हैं जो कनीय हैं, हमको सीनियर मानते हैं या कुछ गुरु रूप में मानते हैं, कुछ न्यायिक पदाधिकारी भी हैं जो गुरु रूप में मानते हैं और प्रतिष्ठित करते हैं। उन सबों से मेरी यही शुभकामना है। और मैं उसके संदर्भ में एक श्लोक जो सर्व प्रचलित है, आप लोग सभी जानते हैं, अपना उद्गार व्यक्त करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिदः दुःखः भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका भला हो, किसी को भी कोई दुख ना रहे। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष 2023 की स्वस्थमय, सुखमय, आनंदितमय जीवन की शुभकामनाएं। अब जो मैं इंगित करना चाहता हूं उसके बारे में बताता हूं। किसी कवि ने लिखा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने पढ़ा है एक कविता के रूप में, जिसे भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इसी बात के इशारा है इस कविता में कि ये अंग्रेजी वर्ष है, हमारा हिंदुस्तानी वर्ष नहीं। इसी संदर्भ में कवि ने लिखा है, ये मेरी कविता नहीं है, आप लोगों में हो सकता है बहुत से लोग पढ़े हों, और आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे कविताएं हैं। उसमें एक कविता है जो किस कवि की है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 2 कविताएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, वो भी बहुत सटीक और सही है। और आज से वर्षों पूर्व, 50 वर्ष पहले वो कविता लिखी गई है उनके द्वारा। आप सभी जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि थे और पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, प्रोफेसर भी थे, हिंदी के विद्वान भी थे, बहुत सारे किताब लिखे थे। तो आज आप लोग को जानकारी के लिए, जो लोग जानते हैं तो
अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनको भी जानकारी होगी। तो एक अनजान कवि की कविता पहले मैं पढ़ूंगा। उनका कहना है, अरे सनातन पर हमला, यानी कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो सदियों से चला रहा है, जिसको बोलचाल की भाषा में लोग हिंदू धर्म कहते हैं, एक्चुअली हिंदू तो जीवन पद्धति है, धर्म हमारा सनातन ही है, जो सदा से है, सनातन यानी कि इटर्नल। और उसको वैदिक धर्म भी बोलते हैं, क्योंकि वेद ही मेरा आदि ग्रंथ है हम लोगों का। तो ये एक तरह से हमला है, हमारा वर्ष को ही बदल दिया गया है। अरे सनातन पर हमला, ये आंगल वर्ष क्यों करते हैं, ये अंग्रेजी का वर्ष क्यों करते हैं, बस इंतजार नहीं करते हैं। जब आम बाग बौरा जाए, कोयल की कूक मस्ती हो, तब नया साल आया करते हैं। हर पशु मानव में युवा रंग, ठंडी गर्मी का मिला अंग, ऐसे जब सब बदला करते हैं, तब नया साल आया करते हैं। ये कवि की भावना है और जो सही भी है, आप सभी जानते हैं। जब चैत मास का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि जब आती है, विक्रम संवत्सर जब नए बेग में विजय सावन आया करती है। तो ये नया वर्ष हम लोग का शुरू होता है। इसी कंटेक्स्ट में इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर की दो कविताएं, जो भी बहुत सटीक है और आज के दिन ये पढ़ने, जानने, सुनने और समझने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक तरह से ये नव वर्ष का रामधारी सिंह दिनकर ने विरोध ही किया था। ये कब लिखी गई कविता, इसका तो मुझे भान नहीं है, लेकिन ये बहुत पुरानी कविता है। ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी तो ये रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है शीत से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। आज की स्थिति वही है, देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, कल भी वही देख रहे हैं। पटना में तो काफी कुहासा भी रहा है, दिन में भी पूरा सूरज नहीं उगता है, शीतलहर चल रहा है। आगे फिर कहते हैं दिनकर जी, सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं। ये प्रकृति जो है उसका आंगन सूना है, न रंग है न उमंग है। हर कोई है घर में दुबका हुआ, न वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। जब नया वर्ष हो तो घर में दुबका हुआ। ये परिकल्पना कीजिए कि आज से 50-60 साल पहले जो स्थिति थी, आज नए जनरेशन उमंग के साथ इस ठंड में भी, चूंकि अब उतनी आर्थिक स्थिति लोगों की सुदृढ़ हो गई है और बहुत साधन उपलब्ध हो गए हैं, और इतना होटल और रेस्टोरेंट वगैरह नहीं थे, इतने पार्क नहीं थे। ये धीरे धीरे आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदला है। तो नए जनरेशन को शायद ये लगे कि उस समय जिस समय लिखा गया था और उसके पहले की स्थिति के बारे में ही दिया गया था कि ठंड में कहाँ कोई निकलता था, गरीब के पास तो एक कंबल चादर भी नहीं हुआ करता था। तो उस संदर्भ में इनका जो उद्गार है श्री रामधारी सिंह दिनकर का, बहुत ही सटीक है। फिर उसको दोहराते हैं, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। हालांकि आज भी इतनी सुख सुविधा है और लोगों के पास है, तो कुछ युवा पीढ़ी के लोग ही इसको उमंग के रूप में मना रहे हैं, और उसमें किसी वयोवृद्ध व्यक्ति का कोई विरोध नहीं है, चूंकि वो उमंग तो हमेशा होना ही चाहिए जीवन में, बिना उमंग के जीवन नीरस होता है। अगर हम आज मना रहे हैं तो मैं इसका कोई विरोध नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ संदर्भ में इसके बारे में बता रहा हूँ कि जानना चाहिए। हम लोग तो जीवन के हर दिन को उमंग के रूप में मनाए तो अच्छा है। भगवान करे सबके जीवन में ऐसा आए कि प्रतिदिन उमंग रहे और प्रतिदिन उत्सव रहे और प्रतिदिन त्योहार है, तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। तो जीवन में जिसके खुशी है, अभाव में भी खुशी है, और नहीं अगर अभाव है, संपन्न है तो भी खुशी है। तो ये समरसता अगर रहे तो जीवन सफल है। अब आगे कहते हैं दिनकर साहब, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नया साल नया कुछ हो तो सही। नया साल है तो क्या नया है, क्यों नकल में सारी अकल बही,
हम लोग तो नकल ही कर रहे हैं अंग्रेजों का। उन लोग नया साल मनाते हैं, इसी से उन लोग का जो पोप है उसने कैलेंडर बनाया जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। उस कैलेंडर को बनाया, क्राइस्ट का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का जो उनके ईसाई धर्म जो चला उसके आधार पर वो पोप ने कैलेंडर बनाया। उसी कैलेंडर को सारी दुनिया पर जहाँ जहाँ वो राज करता था थोप दिया, और उसको हम लोग ढोते जा रहे हैं। जब लॉर्ड मैकेले इंडिया में आया था, उसको भेजा गया था ये सर्वे करने के लिए कि हम लोग यहाँ से अंग्रेज लोग ने कहा था कि हम लोग यहाँ पर अब शासन नहीं कर सकते हैं, तो कैसे यहाँ पर बरकरार रहे शासन अंग्रेजों का, या भारत छोड़ना पड़ेगा। इस संदर्भ में उसने सर्वे किया, सर्वे करके रिपोर्ट दिया, उसका पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ और उसके रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था किया गया। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में चेंज किया गया, कानून में बदलाव लाया गया, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें सब लॉर्ड मैकाले कहा, उसने कहा भी था कि ये पद्धति अगर लागू हो जाएगी तो हिंदुस्तान सदा सर्वदा के लिए गुलाम हो जाएगा, और अगर किसी वक्त अंग्रेजों को भारत छोड़ना भी पड़े तो हर एक हिंदुस्तानी जो पैदा होगा काला लेकिन दिल से वो गोरा होगा, यानी मन विचार से वो अंग्रेज ही होगा और शरीर से वो हिंदुस्तानी होगा। और दूसरा उसने कहा था कि उसमें ऐसी इन्फिनिटी कम्प्लेक्स भर दो कि वो कभी भी सुपीरियर अपने को नहीं बूझे, और उसी तरह का व्यवस्था किया था। तीसरा उसने भी कहा था कि हर हिंदुस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क हो सकता है, क्लर्क की में उसी तरह का उसको एजुकेशन दिया जाएगा कि क्लर्क तक ही हो सकता है। तो अब इस संदर्भ में अगर इस सब बातों को जानते हैं और समझते हैं और उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आज इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे ऐसे कवियों की जो कृतियां हैं हमारे पास धरोहर के रूप में, उनको पढ़ करके और नवयुवकों में नई चेतना भी आ सकती है। इसलिए आज मुझे इस बात का लोभ हुआ कि लीगल फ्रेटर्निटीज के लिए भी ये जाना, चूंकि हम सभी समाज के ही एक अंग हैं। तो दिनकर जी कहते हैं, चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नया साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही। ए धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। जब चैत शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। ये नववर्ष के बारे में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है। और एक दूसरी कविता भी उन्हीं की है। दूसरी कविता में उन्होंने कहा है, हवा लगी पश्चिम की सारे कुप्पा बनकर फूल गए। पश्चिम की हवा मतलब इंग्लैंड हम लोग से पश्चिम है, तो वेस्टर्न कल्चर हम लोग नहीं बोलते हैं, तो पश्चिम से हवा चली, पछिया हवा। आजकल जो शीतलहर चल रही है पछिया हवा, वो ही उत्तर पश्चिम भी छो जिसको कहते हैं, उधर से ठंडी हवा आ रही है। तो पश्चिम और पश्चिम है, वहाँ ज़्यादा ठंड होता है यूरोप में। तो उसी के बारे में कहते हैं, हवा लगी पश्चिम की सारे कुप्पा बनकर फूल गए। ईसवी सन तो याद रहा अपना सब सत्संबर भूल गए। चारों तरफ नए साल का ऐसा मचा है हो हल्ला, बेगानी शादी में नाचे ज्यों दीवाना अब्दुल्ला। धरती ठिठुर रही सर्दी से, घना कुहासा छाया है, कैसा है ये नववर्ष जिससे सूरज भी शर्माया है। सूनी है पेड़ों की डाले, फूल नहीं है उपवन में, पर्वत ढके बर्फ से सारे, रंग कहाँ है जीवन में। बाट जो रही सारी प्रकृति आतुरता से फागुन का, जैसे रास्ता देख रही हो सजनी अपने साजन का, जैसे रास्ता देख रही हो सजनी अपने साजन का। अभी ना उल्लासित हो इतने, आई अभी बहार नहीं, हम नववर्ष मनाएंगे न्यू ईयर हमें स्वीकार नहीं। हम नववर्ष मनाएंगे न्यू ईयर हमें स्वीकार नहीं। लिए बहारे आंचल में जब चैत्र प्रतिपदा आएगी, फूलों का श्रृंगार करके धरती दुल्हन बन जाएगी। मौसम बड़ा सुहाना होगा, दिल सबके खिल जाएंगे, झूमेगी फसलें खेतों में, हम गीत खुशी के गाएंगे।
उठो खुद को पहचानो, कब तक सोते रहोगे तुम, चिन्ह गुलामी के कंधों पर कब तक ढोते रहोगे तुम, अपनी स्मृत परंपराओं का मिलकर मान बढ़ाएंगे, आर्यावर्त के वासी अब अपना नववर्ष मनाएंगे। तो पुनः सभी श्रोताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं, लेकिन इस विचार के साथ कि हम लोग उस नववर्ष को भी उसी तरह से मनाएं और ऐसी परंपरा फिर पुनर्स्थापित हो जैसे कि अंग्रेजों से पहले इस धरा पर मनाई जाती थी। अब आज के टॉपिक में उस शब्दों के बारे में बताएंगे जिसका बहुत ज्यादा उपयोग सर्वे के समय सर्वे के अधिकारियों ने किया और सर्वे के क्रम में जो भी कागजात तैयार हुए उसमें उसका उल्लेख मिलता है। और वैसे सभी शब्दों के बारे में बार बार हमसे पूछा जाता है। बहुत लोग गलत शब्द भी पूछे हैं जो डिक्शनरी में मिलता है, और बहुत से ऐसे शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं जो एक लोकेलिटी में ही है, वो दूसरे लोकेलिटी में नहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जो उस कार्य में लगे रहते होंगे, वहाँ की बोलचाल की भाषा में जो होगी कुछ ऐसे भी शब्द हैं लोकल अलग अलग, तो उसका सही जानकारी एक जगह संकलित करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जहाँ तक सवाल सब पूछा गया है और जो ज़्यादा प्रयोग में आया है सर्वे अधिकारियों के द्वारा, उसमें कुछ शब्दों के बारे में आज हम बताएंगे। सर्वे के ग्रंथ में लिखा हुआ मिलेगा, सर्वे के समय जो कागजात बने हैं उसमें मिलेगा, या कोई केस हुआ है उस समय पुराने प्रोसीडिंग में मिलेगा, उसके बारे में मानेंगे। जैसे एक होता है कुछ कागज में मिलेगा अवाब नाजायज। अवाब कहते हैं सेस को और नाजायज कहते हैं इलीगल जो हुआ, जो जायज नहीं है वो नाजायज हुआ। तो अवाब नाजायज। अब सेस क्या है? जो लगान लगता है जमीन का, उसके अतिरिक्त लगान के ऊपर जो लगान लगता है, यानी कि लगान के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सेस कहा जाता है। उसी तरह से जमींदारी के समय में जब जमींदार लोग फसल बांटते थे जिसको क्रॉप रेंट बोलते थे, कैश रेंट दो तरह का होता था। कैश रेंट मतलब रुपया, तो उस समय तो रुपया कम होता था, लोगों के पास कैश कम होता था, तो उसके बदले में गल्ला बांट लेते थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रॉपर्टी थी, कहीं 20 शेर मतलब आधा आधा, कहीं पर 30 शेर 10 शेर, कहीं पर 25 शेर 15 शेर। ये लोकल कस्टम के हिसाब से जो वहाँ पर तय हुआ जमींदार रैयत के बीच में, उसके हिसाब से चला रहा था विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन ज्यादातर बटाई जो कहा जाता है, बटाई का माने आधा आधा, तो उसको डॉक्यूमेंट में मिलेगा अद्धी। अद्धी लिखा हुआ है। अद्धी का माने हुआ आधा से अद्धी बना। तो अद्धी जहां भी लिखा हुआ है कोई खतियान में या और ऐसे पुराने कागजात में, तो इसका माने ये बटाई था। उसी तो बटाई को भौली भी बोलते हैं, भौली को भी बटाई बोलते हैं। कहीं कहीं मिलेगा आपको भौली बटाई दोनों सब लिखा हुआ है, और कहीं सिर्फ बटाई लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रैयत जो है वो क्रॉप रेंट दे रहा है, बटाई पर जोत रहा है, जिसको कि अंडर रैयत बोलते हैं। वो बीटी एक्ट में उसका प्रावधान आया है। तो रैयत से अगर कोई दूसरा रैयत लेके जोत रहा है तो वो अंडर रैयत हुआ, वो भी बटाई हो गया। या जमींदार से कोई रैयत लिया जोतने के लिए और वो लिया क्रॉप रेंट पर, तो वो भी भौली बटाई हुआ, दोनों बटाई हुआ। उसी तरह से जो रसीद कटता था जमींदार लोग का, या और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता था, उसका दो पार्ट होता था। तो काउंटर फाइल जो होता था, माने आधा दिया जाता था रसीद रैयत को, आधा जमींदार के पास रहता था। तो आधा जो बच जाता था उसको अधकट्टी बोलते हैं। सेल डीड जो होता है, बिक्री, अगर किसी ने किसी को बेचा तो बिक्री के कागज के बारे में जहां लिखा गया है तो उसको उन लोगों ने लिखा है बै। बै का माने बिक्री, बिक्री अंग्रेजी में इसको सेल कहते हैं। अब दूसरा वर्ड आया है बकास, जिस पर काफी चर्चा हुई है। तो बकास वर्ड की उत्पत्ति पहले कभी नहीं हुई थी। सर्वे के पहले कहीं बकास नहीं मिलता है। जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई
तो सर्वे में संलग्न जितने अधिकारी पदाधिकारी थे उन लोगों ने ऐसा वर्ड एक नया इजाद किया। ये समझिए कि सर्वे के समय इस वर्ड का उत्पत्ति हुआ, बकास्त का। बकास्त के बारे में तो बहुत चर्चा कर चुके हैं, जो कि पहले से गैर मजरूआ मालिक नहीं है, जीरात नहीं है, कामत नहीं है, सिर नहीं है, लेकिन जमींदार के कब्जा में आ गया और खास जोत में आ गया तो वो बकास्त हो गया। तो ये बकास्त एक तरह से डिस्टिंग्विशेबल है। तो हमको लगता है कि सर्वे के समय उस समय जो अधिकारी पदाधिकारी कार्यरत थे उनको ये जमीन अलग प्रकार का लगा कि ये जमीन तो न लैंडलॉर्ड का पहले से जीरात है, माने उसका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, किसी रैयत का था, रैयत से बाद में वो जमींदार के कब्जे में आ गया, तो इसका कुछ अलग नाम दिया जाए ताकि उसमें कन्फ्यूजन न हो। इसलिए उन लोगों ने उसका एक स्पेशल वर्ड खोज किया, बकास्त। तो उसका बकास्त का माने यही है, और उसके बारे में सेक्शन 120 एक्ट में बीटीए का बता ही चुके हैं कि जो जीरात नहीं हो, जो डायरेक्ट में रहता हो वो उसका। उसी तरह से आपको मिलेगा बाड़ी। बाड़ी सभी लोग जानते हैं बोलचाल की भाषा में, बाड़ी बगीचा को भी कहते हैं। तो जनरली जो मकान जिसमें रहते थे लोग, उससे अगर सटा हुआ खेत है और खेत में फल फूल सब्जी वगैरह लगाते हैं तो उसको लोग बाड़ी कहते हैं। दूसरा एक वर्ड है बासगीत। बासगीत तो दो शब्द से बना है। बास का मतलब होता है रहना, निवास करना, और बासगीत कहते हैं ऐसा स्थान जहां पर रहा जा सकता है। इसीलिए आप लोग, बहुत लोग जानते हैं, बोलते हैं कि हमको बासगीत पर्चा मिल रहा है। बासगीत पर्चा मिला है, इसका मतलब जो पर्चा मिला है वो पर्चा के आधार पर आप बास कर सकते हैं उस जमीन पर जो पर्चा में वो जमीन लिखा हुआ है, तो उसको बासगीत कहते हैं। अंग्रेजी में उसको कह सकते हैं विलेज साइट, माने बास करने का स्थान। कहाँ बास लोग करता था? गांव में। तो जो बसा हुआ मकान है उसके अगल बगल जो खाली जमीन है, वो जमीन पर धीरे धीरे जब आबादी बढ़ती है तो लोग बसते जाते हैं। तो इसीलिए पॉपुलेशन के ग्रोथ के हिसाब से एरिया एक्सपेंड करता है विलेज का। तो वो पुराने डॉक्यूमेंट में भी मिलेगा बासगीत। बासगीत का मतलब सीधा हुआ विलेज साइट। और बटाई का माने बता ही चुके हैं, बटाई का मतलब हुआ प्रोड्यूस रेंट। फिर एक होता है बटाई निस्फ। तो बटाई निस्फ का माने आधा होता है, फारसी शब्द है। तो बटाई निस्फ का मतलब आधा मालिक आधा जमींदार। एक होता है बटाई में बटाई टिकुली, वो भी मिलेगा कहीं कहीं। बटाई टिकुली, बटाई टिकुली का मतलब होता है 2 भाग लेगा लैंडलॉर्ड और 1 भाग लेगा जो रैयत है वो लेगा, तो उसको टिकुली बोलते हैं। बटाई टिकुली माने 3 हिस्सा में बट गया, 2 हिस्सा जमींदार का 1 हिस्सा रैयत का। तो वो भी आपको पुराना डॉक्यूमेंट में मिलेगा, देखिएगा। पुराना डॉक्यूमेंट में बथान भी मिलेगा। तो बथान तो बहुत लोग जानते हैं बोलचाल की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। मगध क्षेत्र में जहाँ के हम लोग निवासी हैं, इस क्षेत्र में जहाँ जानवर हम लोग बांधते हैं, गौशाला को बथान कहते हैं। तो वो अंग्रेजों ने उसको काऊ शेड को, जहाँ जहाँ देखा काऊ शेड है तो उन लोगों ने उसको बथान रिकॉर्ड किया। दूसरा वर्ड आपको मिलेगा बेलगान। लगान शब्द जानते हैं, लगान का मतलब लैंड रेंट, जो लैंड से मालगुजारी जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू भी कहते हैं, वो लगान हुआ। अब बेलगान माने जिसमें लगान नहीं लगता हो, यानी कि रेंट फ्री लैंड। तब बेन लगान का मतलब हुआ जिस जमीन का कोई लगान नहीं लगता है, उसको रेंट फ्री लैंड कहते हैं। भावली आपको बता ही दिए, भावली का मतलब हुआ जो कि प्रोड्यूस रेंट, जो जो उपज होगा उस जमीन में वो उसी उपज में से हिस्सा लेगा, तो वो कहलाएगा भावली। फिर जमीन का एक किस्म होता है, कई तरह का जमीन होता है, उसमें एक भीठ। तो पुराने डॉक्यूमेंट में खतियान में खासकर मिलेगा भीठ और धनहर, ये 2 कॉमन है। क्योंकि यहाँ पर बिहार में ज़्यादातर खेती धान की पहले होती थी, तो वो सब धनहर खेत हुआ। और कुछ जो ऊंची जमीन होती थी जिसमें कि धान के अतिरिक्त दूसरा फसल होता था, धान नहीं होता था,
तो उसको भीथ कहा जाता था। दूसरा एक वर्ड मिलेगा आपको ब्रिथ। ब्रिथ के बारे में बता ही चुके हैं कि वो एक तरह का ग्रांट है, रेंट फ्री ग्रांट, जिसको समझने के लिए कहा था जैसे किसी को दान दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, उस तरह का ग्रांट। तो ये भी है। ये ब्रिथ जनरली वैसे लोगों को मिलता है जो धार्मिक लोग हैं और उसी तरह का सर्विस देते रहे हैं, जमींदार या राजा महाराजा जिनके यहाँ पढ़ने पढ़ाने का, धर्म का प्रचार करने का, खास करके ये मठ और महंत के संबंधित महंत को जो दिया गया है उसको ज़्यादातर ब्रित बोलते हैं, या ब्राह्मण वगैरह पुजारी मंदिर से जुटे हुए हैं तो उनको भी ब्रित मिला है। अब एक वर्ड बुझारत है जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये बुझारत वर्ड सर्वे के समय में आया है और सर्वे में 7 स्टेप जो बताए हैं उसमें भी बुझारत वर्ड आता है। तो बुझारत का सीधा मतलब हुआ कि जा करके वहाँ पर देखेगा, बुझेगा जमीन पर, वो जमींदारी जाने के बाद उसको बुझारत कहते हैं। और जब सर्वे चलता है तो उन लोग जो बुझारत यूज किया सर्वे अथॉरिटी ने, तो मुंसरीम जो क्लरिकल जॉब है मुंसरीम का, वो ऑफिस में बैठ करके उस सब को जांच परख करता है। जो मैप बन करके आया, जो खसरा बन करके आया, और किसी का अगर ऑब्जेक्शन आया, इस सब को देख करके मिला करके जो देखता है, वो प्रक्रिया का नाम है बुझारत। दूसरा एक वर्ड मिलेगा आपको, दानाबंदी। दानाबंदी वर्ड वहां पर आता है जहां पर कि कैश रेंट नहीं है, क्रॉप रेंट है, माने भावली लगान लगता है। लैंडलॉर्ड है जो उपज में हिस्सा लेता है, तो उसमें कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता था। रैयत कहता था कि बहुत कम पैदा हुआ है, 1 बीघा खेत में मान लिए 10 मन हुआ है, और जमींदार का आदमी जाता सब कहता था कि नहीं, तो 1 बीघा में 20 मन हुआ है। तो उसका एसरटेनमेंट कैसे होगा? तो एसरटेनमेंट के लिए जमींदार का कोई प्रतिनिधि एम्प्लाई के रूप में रहा, और रैयत, ये दोनों मिल करके अगर किसी रैयत के पास 3 बीघा में धान लगा हुआ है और उसको एसरटेन करना है कि कितना इसका प्रोड्यूस एवरेज माना जाए, क्योंकि हर खेत में एक ही प्रकार का नहीं फसल होता है, अलग अलग कारण से उसका प्रोडक्शन अलग अलग होता है। तो हमेशा ही डिस्प्यूट होते रहता था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, जमींदार और रैयत के बीच में। तो उसमें ये कहा गया कि जो सबसे अच्छा खेत, जिसमें सबसे अच्छा क्रॉप है, उसको जमींदार का प्रतिनिधि या एम्प्लाई सेलेक्ट करता था, और नमूना एक धूर में या एक कट्ठा में उसका क्रॉप को काट करके उसको नाप तौल किया जाता था कि कितना हुआ। मान लीजिए कि 1 कट्ठा में 1 मन हुआ, अच्छा वाला सब फील्ड जो था, जिसमें अच्छा खेत में उपज वाला था। और जमींदार जो है वो अपना कर लिया अपना चॉइस से, तो रैयत को भी चॉइस रहता था कि आप भी कीजिए अपने चॉइस से। तो सबसे कम पैदा वाला जो खेत था उससे वो 1 कट्ठा का धान काट करके उसको नापेगा, तो मान लीजिए उसका आधा मन आ गया, और जमींदार वाला में 1 मन आ गया प्रति कट्ठा। तो फिर दोनों के संयुक्त राय से एक तीसरा खेत लिया जाएगा और उसका भी 1 कट्ठा का धान लिया जाएगा। तो मान लीजिए उसमें आ गया 6 पसेरी, तो आधा मन, 6 पसेरी और 1 मन, तीनों को मिला करके और उसको फिर 3 से भाग दे करके जो औसत आया उसी को माना जाता था कि इतना मन प्रति कट्ठा इसका फसल होगा। और उसी के हिसाब से अगर आधा आधी लेना है तो अगर जोड़ करके आ गया कि नहीं 3 बीघा में इसको होगा 50 मन होगा, तो 50 का अगर आधा पर है तो 25 मन जमींदार ले लेता था। तो इस प्रक्रिया को दानाबंदी बोलते थे, कहीं कहीं उसको भौली दानाबंदी भी बोलते थे।
सिकमी बटा ही दिए, सिकमी को बटैया कहते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा दर सिकमी, दर सिकमी। एक हुआ सिकमीदार, तो सिकमी का माने बटाई, तो सिकमी जोतने वाला व्यक्ति सिकमीदार कहलाया। उसी तरह से बटाई जोतने वाला व्यक्ति बटाईदार कहलाया। और अगर कोई सिकमीदार वो दूसरे व्यक्ति को फिर जोतने के लिए देता है, यानी कि कोई बटाईदार दूसरे व्यक्ति को बटाई जोड़ने के लिए देता है। रैयत ओरिजिनल हुआ, रैयत ने दिया बटेदार को, और बटेदार ने दिया दूसरे बटेदार को, तो उसको दर बटेदार कहते हैं या दर सिकमीदार कहते हैं। तो कहीं कहीं सर्वे वाले ने लिख दिया उसमें दर सिकमी, कागज में मिलेगा आपको दर सिकमी। दूसरा आपको खतियान में मिलेगा वर्ड, रैयत का नाम बाएं तरफ कॉलम में रहता है, राम प्रसाद भरसत श्याम नारायण साकिन मौजा फतेहपुर, या लिखा रहेगा साकिन देहे। देहे, देहे वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लोग पूछते हैं कि देहे, तो देहे लिख देता है वो लोग, एक्चुअली होता है देही होता है, देही। देही का मतलब जो रैयत उसी गांव में रहता है जहां पर कि वो खेती करता है। ऐसा भी रैयत हो सकता है, आज के तारीख में भी है कि एक रैयत एक गांव में रहता है लेकिन उसकी जमीन 2-3 गांव में, तो दूसरे गांव में जहां वो नहीं रहता वहां का वो देही रैयत नहीं हुआ। तो खतियान में मिलेगा नाम के नीचे साकिन देहे, कहीं देहे लिखा मिलेगा कहीं देही, थोड़ा भ्रंश है लेकिन उसका मतलब यही है। या कहीं मिलेगा देही रैयत, तो रैयत का नाम ऊपर लिख दिया, नीचे देहे लिख दिया, उसका मतलब वो देही रैयत है। देही रैयत का मतलब उसी गांव का रहने वाला है जहां पर उसकी जमीन है। पहले भी बता चुके थे ग्रांट के बारे में, तो उसमें देवोत्तर तो आप बता ही चुके हैं। देवोत्तर माने कि देवी देवता को अगर डेडिकेट, समर्पित कर दिया गया हो, दे दिया गया हो, दान किया गया हो, उसको अंग्रेजी में डेडिकेटेड बोलते हैं। तो उसमें लिखा हुआ रहेगा खतियान में देवोत्तर। जहां पर धान की खेती होती है जिस जमीन में, उसको धनहर। फकीर के बारे में जो ग्रांट बता ही दिए थे उसको फकीराना। अब एक वर्ड और मिलेगा फर्द तनाजा। तनाजा के बारे में बता चुके थे कि तनाजा का एक स्टेज आता है, तनाजा का माने ऑब्जेक्शन। तनाजा पर सुनवाई होती है सर्वे के समय में। तो फर्द तनाजा, फर्द माने होता है कोई सीट ऑफ पेपर, कोई कागज का एक पन्ना हुआ, उसको फर्द बोलते हैं। तो उस फर्द पर अगर लिखा हुआ है, फॉर्म के रूप में बना हुआ है, और उस पर अगर डिस्प्यूट लिखा हुआ हो, जो ऑब्जेक्शन वगैरह है उस पर इंटर किया हो, और खानापुरी के समय या अटेस्टेशन के समय, तो उसको फर्द तनाजा बोलते हैं। उसी तरह से अगर कोई गांव में सर्वे वाले ने पाया कि इस गांव का क्या कस्टम है, कहाँ पर क्या चीज है, मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, गिरजाघर कहाँ है, किधर नहर है, किधर पैन है, किधर स्कूल है, किधर चारागाह है, किधर ईदगाह है, किधर श्मशान है, किधर कब्रिस्तान है, इस सब के बारे में, वहाँ के कस्टम, रीति रिवाज, पर्व त्योहार के बारे में, मेला लगता है उसके बारे में अगर कुछ लिखा हुआ उस विलेज के बारे में, तो ये सब अंग्रेज लोग बहुत चालाक था, हर जगह का वो सर्वे करता था और सब लिखता था। उसका बाद में वो लोग सर्टेन करता था कि वहाँ के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए उन लोगों ने जो बनाया ये सर्वे के समय ही सब उन लोगों ने किया, सर्वे से जो जुड़े हुए लोग थे। तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं विलेज नोट, और फारसी में उसको बोलते हैं फर्द रिवाज। रिवाज का मतलब कस्टम। तो फर्द माने वही कागज, तो एक कागज पर लिखा गया तो वो हो गया फर्द रिवाज। दूसरा वर्ड मिलेगा उस समय, कुछ डॉक्यूमेंट में मिलेगा, सर्वे वाले लोगों ने किया है, इस्तेमाल किया है सर्वे के अधिकारियों ने कैडेस्ट्रल सर्वे के समय, फरार। तो फरार का सीधा माने होता है एब्सकॉन्डर, माने भागा हुआ कोई व्यक्ति। जैसे आज भी कोई क्रिमिनल केस हो गया तब फरार हो जाता है, भाग जाता है, या अखबार में रोज देखते हो कि जेल से फरार हो गया कैदी, या कचहरी से हाजत से फरार हो गया। फरार होना माने भाग जाना।
तो उसको बीटी एक्ट में प्रावधान था जिसके अंतर्गत सर्वे होता था। दो प्रावधान बनाया हुआ था, एक बार हल्के बता चुके हैं पहले, फिर आगे भी बताएंगे। इसको बोलते हैं सरेंडर एंड अबंडनमेंट। रैयत जो है या तो जमीन मालिक को सुपुर्द कर देता था, सरेंडर कर देता था कि हमसे नहीं चलेगा मालगुजारी, आप अपना जमीन रखिए, जानबूझ के मालिक को देता था। और एक होता था चुपके से फरार हो जाता, छोड़ छाड़ के जमीन भाग गया, एक गांव से भाग के दूसरे गांव में चला गया, तो उसको एबंडनमेंट बोलते हैं, छोड़ छाड़ के भाग जाना। अब उसके बाद उस कौन कब्जा करेगा? दूसरा रैयत को तो कोई ताकत नहीं है कब्जा करने का, तो जमींदार का ही हो जाएगा। और वही फरार वाला या सरेंडर वाला जमीन अगर जमींदार कब्जा कर लिया और जोतने लगा तो फिर वो बकास्त बन गया, वो जमींदार का जमीन हो गया। तो उसी में सर्वे के कागज में देखिएगा वर्ड लिखा हुआ रहेगा फरार, माने रैयत का कॉलम दिया हुआ है, बाएं साइड में रैयत का नाम दिया हुआ है और दाएं साइड में लिखा हुआ है फरार, माने भाग गया। दूसरा मिलेगा आपको गैर दखलकार। गैर दखलकार जनरली कहते थे नन ऑक्यूपेंसी रैयत, जो कि वहां नहीं रहता था उसको गैर दखलकार बोलते थे। और गैर मजरूआ के बारे में बता ही चुके हैं, जो जमीन का खेती नहीं होता था। गैर मजरूआ आम कहते थे जिसमें कि खेती नहीं होता था लेकिन आम जनता का रहता था। और गैर मजरूआ खास का होगा जो जमींदार के कब्जा में रहता था लेकिन खेती नहीं होता था, इसको वेस्ट लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड वगैरह कहते थे। उसी तरह से गैर मजरूआ डीह बासगीत, डीह भी कहते हैं ऊंची जमीन को। गांव में जनरली आप देखिएगा कि जहाँ पर गांव बसा होता है वो उसका स्थान थोड़ा ऊंचा होता है और इर्द गिर्द में जो खेत है वो गांव से थोड़ा नीचा होता है। जहाँ पर धनहर इलाका है या टाल इलाका है वहाँ पर तो बहुत फर्क होता है ऊंचाई और नीचाई का, लेकिन जहाँ पर समतल है, एक प्रकार की मिट्टी है, वहाँ पर भी गांव का ऊंचा रहता है स्थान। तो वो वैसा स्थान जो गांव के समीप हो और ऊंचा हो, जहाँ पर मकान बनाया जा सकता है, उसको डीह कहते हैं। अगर वो बसने लायक है तो उसको उसी रूप में डीह के रूप में जाना जाता है। तो उसको कह सकते हैं, चूंकि उसकी खेती नहीं होती है तो डीह तो समझ गए, तो डीह में खेती नहीं होती है तो गैर मजरूआ डीह बास्कीत भी लिखता था वो लोग। तो डीह भी सिर्फ लिख दिया तो उसका मतलब वही है, डीह बासगीत लिख दिया तो उसका भी मतलब वही है, या गैर मजरूआ डीह बासगीत। तो जिसको जो समझ में आया, जितना जानकारी थी, जितना अनुभव था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिलेगा आपको वर्ड पुराने सर्वे के रिकॉर्ड में। उसके बाद वर्ड मिलेगा हाल लगान, हाल कब्जा, हक दरमियानी, हकदार दरमियानी, ये सब वर्ड मिलेगा। तो हाल का मतलब हुआ वर्तमान, प्रेजेंट। हाल लगान का मतलब हुआ एग्जिस्टिंग रेंट। और हाल कब्जा का मतलब हुआ प्रेजेंट पोजीशन, अभी किसका कब्जा है। हाल का मतलब अभी वर्तमान, और कब्जा का मतलब हुआ दखल, अभी किसका दखल है। तो जैसे कि खतियान में बहुत जगह देखते हैं हाल कब्जा और नाम किसी व्यक्ति का दिया हुआ है, और पहले लगान कुछ था उसके बाद लिखा रहेगा हाल लगान, तो माने ये करेंट लगा, एग्जिस्टिंग रेंट ही है। उसी तरह से हक दरमियानी या दरमियानी हकदार, हक दरमियानी का मतलब हुआ इंटरमीडियरी राइट, और दरमियानी हकदार का मतलब हुआ इंटरमीडियरी। तो जमींदार के अंदर भी एक जमींदार होता था जिसको टेन्योर होल्डर बोलते थे, तो उसी के बारे में बोलते हैं हक दरमियानी, और टेन्योर होल्डर को कहे हकदार दरमियानी। इजारा, इजारा का मतलब तो होता है रेहन, मॉर्गेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन सर्वे के समय में खेत की खेती वाली जमीन को
अगर पट्टा पर दे देता था तो उसको इजारा लोग मिला करके लिखता था, उसको भी इजारा उन लोगों ने लिख दिया है। और इस्तीफा एक वर्ड मिलेगा आपको, तो इस्तीफा जैसे कि अबंडन में कहा भाग गया, तो सरेंडर कर गया जो रैयत, तो उसको बोलते हैं इस्तीफा। लेकिन वो सरेंडर ऐसे एक जमींदार के पास जाके खुद कहा कि अब हम नहीं जोतेंगे, आप अपना जमीन रखिए, हम जा रहे हैं, ये हम इसी गांव में हैं लेकिन अब हम नहीं जोतेंगे, हम कर जो आपका बकाया लगान वगैरह नहीं दे सकते हैं, आप खेत ले लीजिए वापस। तो सरेंडर किया। लेकिन अगर वो सरेंडर की प्रक्रिया कोर्ट में होती थी, वहां दरखास्त देता था, कोर्ट से डिग्री बनता था उसका, तो उसको इस्तीफा कहते थे। इस्तीफा कहना माने त्याग पत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे आजकल कोई नौकरी से त्याग पत्र देता है, तो वो रैयती हक से अपना इस्तीफा देता था। तो वैधानिक प्रक्रिया के जरिए कोर्ट में होता था, तो उसको भी सर्वे के समय में लोग उसको लिखना शुरू किया था, और कहीं कहीं डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा, वो लिखा हुआ मिलेगा सर्वे के समय। तो वो इस्तीफा भी समझ गए। उसके बाद जागीर भी बता चुके थे कि जागीर कई तरह का होता है। रेंट फ्री ग्रांट भी है, जिसका लगान नहीं लगता है। तो अगर कोई नौकर चाकर है तो सेवा कर रहा है तो उसको खिदमत बोलते हैं, तो ऐसा मिलेगा आपको, कहीं कहीं लिखा मिलेगा जागीर खिदमती। उसी तरह से गोड़ाइत के बारे में बताए थे, जागीर गोड़ैती। जमाबंदी के बारे में बता ही चुके हैं, जो लगान लगता था, इसको जहाँ पर टोटल लगान जमींदार लोग लिखते थे उसी को लग्गित भी कहते थे, और उसको अंग्रेजी में रेंट रोल भी कहते थे, और बाद में वही रजिस्टर टू हो गया। सब एक ही चीज है। जोत का मतलब होता है होल्डिंग। जैसे आप रजिस्टर टू में देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है होल्डिंग नंबर, तो जमींदार लोग वही लिखते थे कि कुल जोत कितना है। तो अगर किसी एक रैयत को मान लीजिए 5 एकड़ जमीन था उस समय, तो उसको बोलते थे कुल जोत कितना है। तो जोत कितना मतलब इसका होल्डिंग कितना है, तो 5 एकड़ का इनका होल्डिंग है। दूसरा वर्ड आपको मिलेगा काबिल लगान। काबिल लगान का मतलब होता है ऐसा जमीन जिसका कि पहले से कोई रेंट नहीं लग रहा है, लेकिन जमींदार उस पर लगान लगा सकता है, अपने मर्जी से या रैयत के मर्जी से या दोनों के मर्जी से। उसी तरह से होता था कायमी। कायमी का मतलब हुआ सेटल्ड रैयत, ऐसा रैयत जो कि उसी मौजा में रह रहा, ही नहीं कि घुमक्कड़ है, आज यहाँ रहा कल वहाँ रहा, तो उसके बारे में होता है कायमी। फिर आपको वर्ड मिलेगा कैसरे हिंद, खतियान में भी मिलेगा और भी कई कागजात में मिलेगा। तो कैसरे हिंद जो उस समय जो हिंदुस्तान के जो बादशाह थे, इम्परर ऑफ इंडिया, उनको इंगित किया जाता है कैसरे हिंद। तो कैसरे हिंद के नाम से वो बहुत समय रहता था जमीन। जैसे कुछ जमीन जो होता था उस जमाने में, अंग्रेज के जमाने में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का या म्युनिसिपल बिल्डिंग वगैरह, रोड, रेलवे, इस सब को भी कैसरे हिंद लिख दिया गया था, क्योंकि वो सब सरकार के जिम्मे रहता था, इसलिए। दूसरा एक वर्ड होता था यूज ज्यादातर, खजाना। तो खजाना ऐसे तो कहते हैं कि ट्रेजरी को खजाना बोलते हैं, लेकिन सही में खजाना जो वर्ड यूज होता था सर्वे के पहले और सर्वे के दौरान, वो खजाना रेंट को कहते हैं, लगान को। इसीलिए जो मुकदमा जमींदार लोग करते थे रेंट सूट, तो उसको ज़्यादातर बोलते थे बाकी खजाना, यानी कि रेंट अगर बकाया है तो उसकी वसूली के लिए जो कार्रवाई करते थे रेंट सूट, उसी को बोलते थे बाकी खजाना। खसरा तो आप जान ही गए, प्लॉट को ही खसरा कहते हैं। खतियान भी आप जानते ही हैं। खेवट किसको कहते हैं, खेवट का बहुत प्रयोग होता है। तो खेवट जो है जमींदार के नाम से जो तैयार होता था, खतियान है जो रैयत के नाम से तैयार होता था, और खेवट जमींदार के नाम से तैयार होता था। उसमें कौन जमींदार का कितना हिस्सा है, कौन तौजी में है, कितना उसको आमदनी आता है लगान से, और कितना अराजी है उसके अंतर्गत है, इसी को खेवट कहते हैं। खेवट 1, 2, 3 तरह का खेवट बनता था, और उसमें तीनों में अलग अलग जानकारी दी जाती थी। तो वो भी एक जानकारी जरूरी है, क्योंकि खेवट के बारे में भी बहुत लोग पूछते रहते हैं। फिर लगान तो आप समझ ही गए, रेंट को कहते थे। लग्गित का मतलब वही हुआ जहां जिसमें
लग्गित रजिस्टर में जहाँ लगान लिखा जाता है वही लगान का मतलब हुआ रेंट, और रेंट का मतलब हुआ मालगुजारी, और उसको आज लैंड रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो लग्गित भी उसी को कहते हैं। और लग्गित जनरली रजिस्टर जिसमें लिखा रहता था उसको लग्गित वही बोलते थे, या सीधा शॉर्ट में लग्गित ही कहते थे। उसी तरह से कुछ जमीन में लिखा रहेगा लाखराज। लाखराज का मतलब हुआ रेवेन्यू फ्री लैंड, वैसा लैंड जिसमें कि गवर्नमेंट का कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं है, उसको लाखराज भी बोलते थे। और उसको माफी भी बोलते थे। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा लाखराज माफी, और कहीं सिर्फ लाखराज मिलेगा, और नहीं तो सिर्फ मिलेगा माफी। उसी तरह से जब गोराइत को दिया गया है तो उसमें भी माफी गोराइती लिख दिया है, यानी कि अगर नहीं भी लिखता तो उसको रेंट फ्री ही रहता था, सर्विस ग्रांट था, उसका कोई रेंट नहीं लगता था। उसी तरह से ईदगाह वगैरह के लिए अगर दिया जाता था तो उसमें भी रेंट फ्री होता था। तो ईदगाह सिर्फ लिख दिया और लगान नहीं लिखा तो भी चल जाता था, और नहीं तो कहीं कहीं सर्वे वाले ने लिख दिया उसको माफी ईदगाह, तो ईदगाह है उसका कोई नहीं लगता है। दूसरा एक होता था जमींदारी के समय में जेठ रैयत। तो जेठ एक महीना हुआ हिंदी का, लेकिन जेठ का माने बड़ा होता। एक्चुअली संस्कृत का वर्ड है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा। तो ज्येष्ठ का अपभ्रंश होकर हिंदी में यूज होता था जेठ। और रैयत जुटिया माने बड़ा रैयत। अगर किसी जमींदार के अंडर 100 रैयत है मान लीजिए, और उसमें एक रैयत है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो उसके हिसाब से वो जेठ रैयत माना गया। तो जनरली जेठ रैयत जो होता था वो जमींदार से ज़्यादा नज़दीकी रहता था, और जमींदार के काम काज में कुछ हेल्प भी करता था। इस सब कारण से जेठ रैयत को जमींदार कुछ विशेष छूट देता था। तो विशेष छूट में क्या करता था कि अगर सब रैयत से ले रहा है, मान लिया कि 1 बीघा में 1 रुपया ले रहा है लगान, तो उसको 8 आना लेगा, 4 आना लेगा, या 14 आना लेगा, मैंने कुछ ना कुछ रेमिशन देता था, छूट देता था। तो उसको बोलते थे जेठरैती, माफी जेठरैती और पगड़ी, माफी जेठरैती। तो खतियान में भी लिखा हुआ रहता था, बहुत सा खतियान में लिखा हुआ है, जेठरैयत भी लिखा हुआ है खतियान में। जैसे कि हमारा अपना पर्सनल ही है, हमारे गांव में 1 रुपये बीघा लगता था लगान, लेकिन हम लोग का चूंकि जेठरैयत थे और कुछ तौजी में हम लोग जमींदार भी थे, तो जिस तौजी में हम लोग रैयत थे वहाँ के जमींदारों ने एज ए जेठ रैयत हम लोग के खाता में लिख दिया जेठ रैयत, और लगान कर दिया 4 आना बीघा। जहाँ सभी का है 1 रुपये बीघा, तो हमारा है 4 आने बीघा। तो ये रिमिशन, तो उसके पीछे भी कारण था, हमारा स्पेशल रिमिशन हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने जमींदार के विरुद्ध केस फाइल कर दिया था रेमिशन के लिए, और वो केस हाई कोर्ट तक अल्टीमेटली गया था, हाई कोर्ट से जजमेंट हुआ था। उसके आधार पर हमारे पूर्वजों के खतियान में लिखा हुआ है जेठ रैयत, और जेठ रैयत का माफी लिखा हुआ है। उसी तरह से बहुत सा है, जैसे दरगाह में न्याज दिया जाता था, वहाँ पर जो कार्यक्रम होता था उसके लिए लैंप उप जलता था, या काली पूजा पहले बहुत प्रचलित था गांव देहात में, तो काली पूजा के लिए भी कुछ दिया जाता था। तो उस सब जो जमीन दिया जाता था सब रेंट फ्री, तो उसको माफी काली पूजा है, माफी न्याज दरगाह, माफी शिव पूजा है, शिव का मंदिर है कहीं पूजा के लिए हुआ था, माफी शिव पूजा है, इस तरह से दिया जाता था। फिर कुछ डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा मूर्तहीन। मूर्तहीन मतलब जब इजारा करते थे मॉर्गेज, तो उसमें जो मॉर्गेजी होता है उसको मूर्तहीन कहते हैं। अभी जो खतियान जो बनता था तो उसका पब्लिकेशन होता था, तो उसका उस समय जो सर्वे में बहुत सा लिखा हुआ मिलेगा कागजात में, उसमें लिखा हुआ है मुस्तहरी आखिर और मुस्तहरी अव्वल। अव्वल का मान होता है पहला, आखिर का मान हुआ अंतिम।
तो मुस्तहरी का मतलब जो पब्लिकेशन होता है, जो घोषणा होता है, पब्लिश किया जाता है खतियान को, तो ड्राफ्ट हुआ जो अव्वल, जो पहले बना वो ड्राफ्ट खतियान, उसका पब्लिकेशन हुआ तो उसका लिखा हुआ मुस्तहरी अव्वल, और जो अंतिम हुआ फाइनल तो उसका हो गया मुस्तहरी आखिर, मतलब फाइनल पब्लिकेशन। उसी तरह से आपको मिलेगा मुतहरफा। मुतहरफा भी एक प्रकार का रेंट है, मालगुजारी है, लेकिन वो मुतहरफा जो है वो जमीन के लिए नहीं लगता है, खेती वाले जमीन के लिए नहीं, वो मकान के जमीन के लिए लगता है, हाउस रेंट कह सकते हैं। दूसरा एक वर्ड मिलेगा पाही रैयत। पाही रैयत का मतलब हुआ एक रैयत जो है एक गांव में रहता है और दूसरे गांव में जाके जमीन जोतता है, तो वो पाही रैयत हो। माने ये दो तरह का होगा, एक पाही रैयत हो गया और एक देही जो उसी गांव का हुआ, जो बताया तही भी मिलेगा। फिर आपको मिलेगा पर्चा। पर्चा का सीधा मान होता है कागज का टुकड़ा, लेकिन ये पर्चा जो सर्वे के समय होता था उसको बोलते हैं रैयती पर्चा। तो रैयती पर्चा क्या है? एक तरह से खतियान का डुप्लीकेट है, जो जमींदार को और रैयत को दोनों को खाना पूरी के समय दिया जाता था, वो पर्चा। दूसरा मिलेगा आपको जमीन के किस्म में, खतियान में बहुत जगह मिलेगा, परती चराई। परती का माने वो जमीन जिसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होता है और उसका और कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो परती कहलाता है। और अगर परती के साथ चराई जोड़ा हुआ है, माने वो जहां पर कि जानवर लोग चरता है, जिसको चारागाह भी बोलते हैं। कहीं चारागाह शुद्ध में लिखा हुआ, लेकिन परती चराई मिलेगा। फिर वर्ड मिलेगा आपको परती जदीद। तब परती जदीद कहते हैं जो हाल फिलहाल का हो, माने 3 साल के अंदर का हो, तो परती जदीद लिख दिया, इसका माने है कि 3 साल से परती है। और कहीं कहीं पर मिलेगा परती जदीद 1 साला 2 साला 3 साला, ऐसा भी मिलेगा आपको। दूसरा मिलेगा परती कदीम। परती कदीम का मतलब हुआ पुराना, काफी पुराना, जिसमें कि खेती उती नहीं होता है। 3 साल से तो कुछ हो ही रहा है, उससे और पुराना। रेहन करने वाला व्यक्ति को लिखा हुआ है रिकॉर्ड में मिलेगा आपको, पुराने रिकॉर्ड में राहीन। राहीन का मतलब जो रेहन करता है, यानी इजारा पर लगाता है, यानी कि मॉर्गेजर। और रकबा, रकबा बहुत सा डीड में आपको मिलेगा लिखा हुआ। रकबा का मतलब हुआ क्षेत्रफल, एरिया। कि किसी खेत का कहते हैं ना कि खेत का कितना रकबा है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो उसको रकबा बोलते हैं। और रसीद का माने तो आप लोग सभी जानते हैं, रसीद जो रिसीट कहते हैं अंग्रेजी में। और सहन भी मिलेगा आपको। सहन का मतलब हुआ, 2 तरह का सहन बोलते हैं। मकान वगैरह लिखा हुआ रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा मकान मय सहन। तो जो जमीन खाली होता है, ओपन, उसको कहते हैं। तो वो 2 तरह का होता है, एक मकान के आगे भी ओपन है तो वो भी मकान मय सहन लिखा जाता है। और एक मकान जो पहले के गांव में मकान जो रहता था तो बीच में आंगन होता था, तो मकान में सहन लिखा हुआ अगर है तो उसका मतलब मकान है, उसमें सहन है। उस सहन आंगन भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। तो कहीं कहीं बहुत होशियार लोग हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा मकान में सहन वो आंगन, दोनों लिखा हुआ। इसका मतलब है कि आंगन भी है और मकान के आगे जमीन भी है। अगर सिर्फ लिखा हुआ मकान में सहन, तो उसका दोनों माने हो सकता है, आंगन भी हो सकता है और आंगन के साथ आगे सहन भी हो सकता है। पटाने की, सिंचाई की जहां व्यवस्था होती थी, तो सिंचाई के कार्यक्रम को वहां बोलते थे सैराबी। सैराबी वर्ड यूज किया गया है, सैराबी।
दूसरा बोलता है पट्टी या तख्ता। जमींदार का बहुत सारे देखिएगा, कई जमींदार एक साथ मिला हुआ है तौजी में, कई जमींदार एक मौजा में है, तो उसको बोलते हैं शामिलात तौजी, माने बहुत से जमींदार का तौजी में शामिल हक वो हिस्सा है। अब बाद में अगर बंटवारा कर लिए, या शामिलात में भी अलग अलग तख्ता बना हुआ है या अलग अलग पट्टी बना हुआ है, तो उसका मतलब हुआ सब डिवीजन, माने जो जमींदारी का, माने इसको स्टेट बोलते थे, ESTAT, उसमें टुकड़ा टुकड़ा किया गया तो तख्ता या तस्दीक हो गया। और लीज जो होता था उसको ठिका बोलते थे। और तेरीज, एक बहुत बार लोग पूछते हैं कि तेरीज क्या है, तो तेरीज होता है खतियान का एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स। जो खतियान का इंडेक्स बना उसी को तेरीज कहते हैं। वो तेरीज, अगर खतियान अवेलेबल नहीं है तो वो तेरीज जो है उस बात का सबूत हो सकता है कि ये खतियान में ऐसा एंट्री था, तो इसलिए तेरीज का भी महत्व है। अगर खतियान नहीं है तो, या उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी हुआ तो कोर्ट में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी आप समझ गए। फिर जमीन में कहीं मिलेगा आपको ऊसर जमीन, ऊसर सीधे लिखा हुआ होगा ऊसर, तो ऊसर जमीन भी कहते हैं जिसमें कि फसल नहीं होता है, उपजाऊ, जो जमीन उपजाऊ नहीं है। जीरात के बारे में बता ही चुके हैं। जीरात होता है जो जमींदार अपने जोतता है वो जमीन को जीरात कहते हैं। इस तरह से कुछ प्रमुख चीजें, अभी बहुत सारी और इस संदर्भ में है कागजात, जिसके बारे में ही बताना है तो अगले लेक्चर में बताएंगे। लेकिन आज एक प्रश्न हमसे पूछा गया है, कुछ कागजात भी उन्होंने भेजा है, उसका भी हम उत्तर दे देते हैं। अगर वो सुन रहे होंगे, उन्होंने तो अपना व्हाट्सएप में जो कागजात भेजा उसमें कोई नाम नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने नववर्ष की शुभकामना दी है, मैंने भी उनको शुभकामना दिया है। और 4:52 पर उन्होंने फ़ोन किया था, तो फ़ोन से हमने ट्रू कॉलर से असरटेन किया तो उसमें लिखा हुआ है RM PK मिश्रा। अब RM से तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन अब PK मिश्रा अगर सुन रहे होंगे तो वो ध्यान से सुने। उन्होंने हमको जय हिंद सर लिखा है और उन्होंने हमको कुछ डॉक्यूमेंट भेजा है। वो 2 डॉक्यूमेंट है और उसके बारे में उन्होंने कुछ प्रश्न किया है, जानना चाहा है कि क्या चीज़ है। तो पहला डॉक्यूमेंट, हालांकि उनका डॉक्यूमेंट बहुत फेंट है, बढ़िया से फोटो नहीं लिया हुआ था, फिर भी हमने उसको इलाज करके देखा है और वो पाया है कि उनका एक जमींदारी रसीद है जो 2 बीघा 8 कट्ठे का है। ये रसीद महावीर मिश्रा, बल्द नारायण मिश्रा के नाम से है। उसमें नाम में नारायण मिश्रा जो नाम लिखा हुआ, पहले कोई दूसरा नाम था, उसको काट करके लाल से लिखा हुआ है नारायण मिश्रा। और दूसरा जो कागज है वो है कंटिन्यूअस खतियान, यानी वो कैडेस्ट्रल सर्वे का ही खतियान है, जिसमें बकास मालिक खाता नंबर 1 में 2 प्लॉट है, जिसका टोटल एरिया 1 एकड़ 30 डिसमिल है, जिसका एंट्री जमींदार का, उस जमींदार का खेवट नंबर 1 में है महंत बंसी दास उर्फ रघुनाथ दास। और दूसरा जो खाता है उस खाता नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन गैर मजरूआ खास है, यानी कि वो भी जमींदार का था। अब उसके जमींदार कौन थे ये नहीं पता चलता है, अगर होंगे ही महंत बंसीदास तो इन्हीं का वो भी जमीन था। अब ये बकास्त मालिक या गैर मजरूआ खास जिसको बंदोबस्त कर दिया गया वो उसका होगा। और ये जो जमीन, जमींदारी रसीद अगर 2 बीघा 8 कट्ठा का महावीर मिश्रा के नाम से कटा और उसके बाद आज तक उनके वंशजों का कब्जा आ रहा है तो उनका पक्का चीज है। अगर PK मिश्रा जी उन्हीं के वंशज में हैं तो उनका भी पक्का चीज है, सरकारी रसीद कट रही है। अगर इस पर और विशेष जानकारी चाहिएगा तो फिर विशेष रूप से तो आपको हमसे समय लेकर के आकर के मिलना पड़ेगा। तो आज के व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं और पुनः सभी श्रोताओं को नववर्ष की मंगल कामना और शुभकामना देते हैं। जय हिंद।